इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पे MM अली को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों से संबंधित 4 युग्म है। कौन सा गलत युग्म है ये हमें बताना है। पहला है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्या ये थॉर्नडाइक ने दिया था? बिल्कुल सही बात है, जिसको हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया के अलावा SR थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ही दिया था, यानी कि ये जो युग्म है बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी BF स्किनर ने दिया था और प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था, तो ये युग्म भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, जिसको हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, ये भी सिद्धांत IP पावलोव ने ही दिया था, ये भी युग्म सही है। लेकिन सीखने का जो समग्र सिद्धांत है, जिसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, ये हल ने नहीं दिया था बल्कि कोहलर ने दिया था, जो कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे जो युग्म सही नहीं है वो चौथा वाला है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने के प्रोसेस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। अगला सवाल है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर साइकिल चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? बच्चा साइकिल चलाना जानता है, वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल है क्या क्षैतिज अधिगम अंतरण का है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी नहीं? तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है। अब ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या होता है? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। यानी कि अगर आप साइकिल चलाना जान रहे हैं तो ये निम्न स्तर की समस्या है, और आप इसी जानकारी से आप मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रहे हैं, यानी कि आप निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तब ये जो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण है, जैसा कि क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल आपको दिया गया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमें पता लगाना है। नीचे से चलते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, सही बात है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के भी जितने पहलू होते हैं सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी जो है वो सही बात है, विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास जो है वो माँ के गर्भ से जीवन पर्यंत निरंतर लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा वाला जो कथन है वो भी सही है। लेकिन अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्या ये विकास का सिद्धांत है? नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये अधिगम का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग क्लासिकल लर्निंग थ्योरी के नाम से या फिर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो है वो अधिगम का सिद्धांत है, जो किसने दिया था? IP पावलोव ने, जिनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। उन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? डॉग यानी कि कुत्ते पे किया था, और उसके सामने 2 उद्दीपक रखे थे। पहला उद्दीपक जो कि स्वाभाविक था
वो खाना था और अस्वाभाविक उद्दीपक जो था वो घंटी थी। तो इस तरह से इन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया। तो ये अधिगम का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और सीखने के 5 गौड़ नियम दिए। सबसे पहले मुख्य नियमों को जान लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। जो सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए उनकी संख्या 3 है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है परिणाम का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। उसको आप संतोष का नियम या फिर प्रभाव का नियम भी कह सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो अधिगम के मुख्य नियम है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो तत्परता का सिद्धांत मुख्य नियम में शामिल है, अभ्यास का सिद्धांत भी मुख्य नियम में शामिल है, प्रभाव का नियम भी मुख्य नियम में शामिल है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये आपको यहाँ पे शामिल नहीं है। यानी कि बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। जब ये मुख्य नियम में शामिल नहीं तो किस में शामिल है? तो दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो सीखने के गौड़ नियम में शामिल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम दिए। पहला है मनोवृत्ति का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिस्पोजिशन कहते हैं, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। यही आपसे पूछा गया था। तो ये गौड़ नियम है, मुख्य नियम नहीं है। आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी जिसको कहते हैं, अनुरूपता का नियम लॉ ऑफ एनालॉजी जिसको कहते हैं, और संबंधित परिवर्तन जिसको हम लोग सहचर्य परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा जाता है। तो ये गौड़ नियम थे, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग थे। आपने दोनों जो मुख्य नियम और गौड़ नियम हैं दोनों को आपने जान लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो एक सिद्धांत है जिसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। उस थ्योरी को अल्बर्ट बंडूरा ने दिया और अपनी उस थ्योरी में बंडूरा ने ये बात बताई कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। यानी कि ये जो निष्कर्ष है वो बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ये बंडूरा द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? छात्रों का अवांछनीय व्यवहार है उसमें संशोधन करना है तो आप क्या करेंगे? अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे और उपचारों का सुझाव देंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन की एक विशेषता क्या नहीं है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ये केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो क्या सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। यह दिव्यांग बालकों की देख रेख में देखभाल से उनके शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। तो क्या इसमें दिव्यांग बच्चों की सिर्फ देखभाल होती है? नहीं, ये भी गलत है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहता है। अब आपको पहले और चौथे में से चूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला वाला जो है वो गलत है, चौथा सही है। क्यों सही है? क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही पाठ्यक्रम पर एक ही समय सारणी से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा।